हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और आज हम कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का 3rd यूनिट। मुझे पता है आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है। सॉरी कल डिले हो गया वीडियो बनाने में, तो कुछ बच्चों को जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके लिए मैसेज है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के पास वीडियो भेजें ताकि सभी बच्चे ईजिली कर सकें। तो वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हम आज करने वाले हैं इसका 3rd यूनिट, और मैंने बताया है ये एक हेल्प बुक है और आप कोई भी हेल्प बुक लिख सकते हैं। तो इसमें आज हम करेंगे 3rd यूनिट। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म इन चाइना, ठीक है। राष्ट्रवाद और साम्यवाद का जो उत्थान हुआ है उसके कारण क्या थे, जो 1911 में रेवोल्यूशन हुआ उसके रिजल्ट क्या निकले, 1949 में जो रेवोल्यूशन हुआ उसके क्या कारण थे और उसके क्या रिज़ल्ट निकले। तो इसमें ये 2 क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि कॉजेज़ भी हैं और रिज़ल्ट भी हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। फिर ऐसे ही इसमें रेवोल्यूशन के कॉजेज़ भी हैं और रिज़ल्ट भी, तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। हालांकि जापान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कई बार ये, लेकिन आजकल जापान ज़्यादा फेमस है, काफ़ी तरक्की कर रहा है। तो ये जो जापान का क्वेश्चन है ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मेईजी जो उनके द्वारा जो जापान का मॉडर्नाइजेशन किया गया है, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से उन्होंने उसको रिस्टोर किया और कैसे मॉडर्नाइजेशन की। तो ये बड़ा आसान है। और तीसरा है ग्रेट डिप्रेशन, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो हम छोड़ ही नहीं सकते। छोटे क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में क्या कारण थे, यूएसए में कैसे फैला, जर्मनी में कैसे फैला, फ्रांस और ब्रिटेन में इसके क्या प्रभाव पड़े, और जो न्यू डील थी, तो न्यू डील इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और जो ग्रेट डिप्रेशन के कारण थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो फैला है जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, या इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ अकेला नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ज़रूर तैयार करेंगे, इन दोनों में से आप देख लें। मैं ये 2 करवाने वाली हूँ कि ये कैसे करने हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। अब देखें, जैसे यही क्वेश्चन है कॉजेज़ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन एंड इन यूएसए, ठीक है। तो अगर कॉजेज़ आ जाते हैं ग्रेट डिप्रेशन के सिर्फ यूएसए में, तो ये तो एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर कोई और चीज़ आ गई या फिर आ गया इसके इम्पैक्ट, तो ये 2 क्वेश्चन बन गए। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें से शुरू करते हैं अभी इसका जो ये हमारा 2nd यूनिट तो हो गया था, इसे मैंने आप सबको अच्छी तरह से बता भी दिया था। अब हम करते हैं 3rd यूनिट में। चाइना एंड जापान को मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर किसी ने करना है तो मैं थोड़ा सा इसमें से बता देती हूँ, क्योंकि कई बच्चे दूसरा क्वेश्चन नहीं करते हैं, है ना, जापान वाला। तो कोई बात नहीं, आप चाइना भी कर सकते हो। ये देखें, यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका चाइना का क्वेश्चन। ये उन्होंने बताया है कि नेशनलिज्म क्या है, तो ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने नेशनलिस्ट डॉक्टर सन्यात सेन के बारे में बता दिया है। मुझे नहीं लगता ये इसमें आपको करने की ज़रूरत है, आप सीधा रेवोल्यूशन में आए यहाँ से, ठीक है, और उसके कारण पढ़े। एंड उसके बाद आप पढ़ें उसके इम्पैक्ट्स। ये क्रांति का स्वरूप दे रखा है, इसको शॉर्ट में पढ़ लें, ठीक है। उसके ये प्रभाव आएंगे यहाँ पे, ये पढ़ लें अच्छी तरह से। बाकी जो कारण पढ़ने के बाद बीच में काफ़ी कुछ दे रखा है ना, इसको आप इन शॉर्ट पढ़ लें, इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो है तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन। तो उसके बाद आ गया हमारे पास 1919, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया, उसके कारण आ गए। और फिर मई में जो कुछ हुआ, 4 मई लिखा हुआ है सारा, वो सारा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे साम्यवाद के बारे में लिखा हुआ है। डॉक्टर सन्यात सेन को आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, चियांग काई शेक को भी आपको थोड़ा सा पैरा बना के मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से ये सारी चेंजेस आई हैं चाइना में, ठीक है। और ये आ गई 2nd 1949 की, तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया। तो 1949 का एक अलग क्वेश्चन बनेगा। ये देखें,
कारण लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ तक आ जाएगा कारण का, ये सफलता के कारण है, इसे चाहे आप इन शॉर्ट तैयार कर लें। और ये प्रभाव है, विदेशों में प्रभाव, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी आप जापान का ही पढ़ें, ठीक है। इसमें आ गया सबसे पहले मेइजी, कैसे उन्होंने पुनर्स्थापना की, ठीक है। और इसमें उनके पुनर्स्थापना के कारण बता रखे हैं इन्होंने, ठीक है। और कैसे उस तरह से उन्होंने इसके लिए मेहनत करके जापान को कैसे चेंज किया, तो ये आप सारा इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। फिर आ गया उसका मॉडर्नाइजेशन, तो ये क्वेश्चन इसके साथ ही आ रहा है, ये इतना सा ही दे रखा है। एक दूसरी बुक है इसी थोड़ा, उसमें थोड़ा और मिल जाएगा आपको मटेरियल, पर इतना सफिशेंट है। ये है मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से पढ़े। क्या कारण थे, किस तरह से वहाँ पे बदलाव लाया गया, कैसे उन्होंने जापान को मॉडर्न कर दिया, ये सारा कुछ दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक आ गया उनका मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सैनिकवाद के बारे में लिखा है कि किस तरह से जापान में एक मिलिट्रिज्म शुरू हुआ, ठीक है। तो ये मिलिट्री के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, उसे आप एंड में थोड़ा सा इसका एक पैरा बना के दे सकते हैं। बाकी सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बस उतना ही पढ़ के, मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ के, और ये मिलिट्री है इसके बारे में थोड़ा सा आप एक पैरा बना के लिख सकते हैं। इसकी वजह से जापान ने काफ़ी तरक्की की, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही एक क्वेश्चन बनेगा मॉडर्नाइजेशन का मेइजी के साथ। ये है हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा 1929 द ग्रेट डिप्रेशन। तो पहले आप बताओगे डिप्रेशन होता क्या है, और ये इसे इकोनॉमिक डिप्रेशन या ग्रेट डिप्रेशन क्यों कहा गया है। फिर हम उसके बाद कारण लिखेंगे, यहाँ से वो सारा इंट्रोडक्शन में लिख देना। तो मेन कारण तो हमें ये पता ही है कि सबसे बड़ा कारण ये था कि 1929 तक सभी देशों की बस हो गई थी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था, उसके बाद वो बैलेंस्ड ही नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी कर्जे थे, काफ़ी कुछ करने की कोशिशें की, लेकिन वो नहीं बैलेंस नहीं हो पा रहे थे। किसी देश के पास सोना अधिक आ रहा था, जैसे अमेरिका तो काफ़ी आ गई था क्योंकि उसने ही सबसे अधिक कर्जा दे रखा था। फिर एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। जर्मनी जो था वो पहले से परेशान था, उसके ऊपर और बड़ी पाबंदियां लगी थी, और वो नेपोलियन के आने की वजह से, तो चलो हम ये मान लेते हैं बाद में जर्मनी ने और काम ख़राब किया। लेकिन 29 में ये हो गया कि सभी देशों के हालात ख़राब हो चुके थे, ठीक है। फिर लेकिन क्या हुआ, फाइनली जो स्टॉक एक्सचेंज थी उसमें एकदम से रेट जो गिर गए, और उसके बाद जो ये डिप्रेशन, लोगों ने पैसे निकाल लिए बैंकों से, बैंक बंद हो गए, कई ऐसे हालात ख़राब हो गए जिसकी वजह से ये डिप्रेशन फैल गया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ कोशिशें की गई, इनको आप एक शॉर्ट पैरे में दे देना, कॉजेज़ यहीं तक आएंगे, यहाँ तक ही आएंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप कंक्लूड कर दोगे, अकेले कॉजेज़ आते हैं तो। उसके बाद देखो ये है इंटरनेशनल जो उनके इम्पैक्ट्स पड़े हैं, ठीक है। सारा इफ़ेक्ट जो इंटरनेशनल है वो यहाँ पे दे रखा है। अगर इंटरनेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ही आपने लिखना है, अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने पर्टिकुलर 3 देशों के बारे में पूछा है। जर्मनी, यहाँ से पढ़ लें, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने फ्रांस लिखा था, और एक और देश था, एंड जर्मनी, फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो ये छोटा छोटा दे रखा है, ये उसी में आ जाएगा कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। बाकियों का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पैक्ट्स पढ़ के, और ये इनके ऊपर पर्टिकुलर किन देशों के ऊपर क्या कैसे स्प्रेड हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया कॉजेज़ का, दूसरा क्वेश्चन हो गया इफ़ेक्ट्स का, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, आपने 2 ही क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट। तो उसमें से ब्रिटेन, आपको पता है ना, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, यानी हम इसे बरतानिया भी बोल देते हैं, तो याद रखना है आपने ये बात को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनका थोड़ा सा पढ़ के ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसका इम्पॉर्टेंट है, न्यू डील। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूजवेल्ट का नाम हमने याद रखना है।
राष्ट्रपति है, ठीक है, और 3 बार लगातार ये राष्ट्रपति बना है, ठीक है। हालांकि उस वक्त हूवर था राष्ट्रपति जब मंदवाड़ा आया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया अमेरिका को, उसको गद्दी नहीं मिली, रूजवेल्ट को मिल गई। और रूजवेल्ट ने ये न्यू डील जो बनाई, पहले आप उसके बारे में थोड़ी डेफिनेशन दोगे, ठीक है, फिर उसकी थोड़ी आप उसका करैक्टर लिखोगे कैसा था, नेचर कैसा था, और उसके बाद उसके मेन एम्स क्या थे। तो ये एम्स पॉइंट्स बना के लिख देना। और उसके बाद वैसे हम RRR बोलते हैं इसे, ठीक है, रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसमें से आप राहत, पुनरुत्थान और सुधार, इन तीनों को बहुत डिटेल में याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो जो उन्होंने काम किए, ये राहत के लिए किए हैं, ये सारा डिटेल में लिखोगे, ये रिकवरी के किए हैं, और ये रिफॉर्म्स के किए हैं। तो ये सारा अच्छे से करके ये एंड में कंक्लूजन लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका 3rd यूनिट। तो इसमें से 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, एक तो कॉजेज़, ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट एंड तीसरा न्यू डील। तीनों क्वेश्चन अच्छे से कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट इकट्ठे आ गए तो 9 + 9 कर देना, अगर अकेला कॉजेज़ आ गया तो 18 कर देना। न्यू डील में पूरा क्वेश्चन ही इकट्ठा आएगा तो उसको हिस्सों में बांट बांट के कर लेना, ठीक है। तो बेटे अब मैं ध्यान से आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि हमने क्या करना है। सबसे पहले तो अपने टाइम को डिवीज़न कर लेना है कि हमने ये सोचना है कि हर एक क्वेश्चन हमने 40 मिनट में ही करना है। तो छोटे क्वेश्चन हमने 15 मिनट में कर लेने हैं, मैप हमने 15 मिनट में कर लेना है। मैप का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये करवा दो वो करवा दो, पहले चैनल को चेक करो। प्लेलिस्ट बनी हुई है BA 3rd ईयर की, उसको खोलो, उसमें सारी उसकी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें ये मैप भी है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, उसमें सिलेबस भी है, और उसमें ये रिवीजन की वीडियोस भी हैं। तो हम कर रहे हैं 1st 2nd चैप्टर, 4th 5th चैप्टर, ठीक है, 8th 9th चैप्टर, और इसमें से अकेला मैप। और घबराना नहीं है, अगर World War I World War II का मैप आ जाए तो उसमें आपको, जब हम मैप भर रहे थे तो मैंने उसमें आपको बताया हुआ है जर्मनी कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, रशिया कहाँ है, तो उनके ही मेन प्लेसेस हैं, तो उनको ही भर देना है। फ्रैंकफर्ट को भर देना है, वारसा को भर देना है, स्टालिनग्राड, ठीक है, जिनेवा, वाशिंगटन, टोक्यो, वर्साइल्स भी वर्ल्ड वार में काम आएगा। तो ये सारे आप प्लेसेस भी उसमें भर सकते हो। सो घबराना नहीं है, अच्छे से मैप करके आना है। एक्सप्लेनेशन 4 प्लेसेस की देनी है, और जितने फिल करने के लिए आएंगे वो फिल करने हैं। अच्छी तरह से तैयारी करो अपने सिलेबस की। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से पेपर करना, घबराना नहीं है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, डिटेल में पेपर को अटैम्प्ट करना है। बाय बाय स्टूडेंट्स।